हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज आपसे डिस्कस करने वाले हम आपका जो चैप्टर नंबर है आई थिंक्स चैप्टर नंबर 26 पेज नंबर 156 फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट। और इस फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट को अच्छी तरह से लर्न करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है क्लास? सबसे पहली बात यह है बेसिक कंसेप्ट कि डेरिवेटिव होता क्या है। फिर दो चीज़ें, डेरिवेटिव से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आपको पहले समझना पड़ेगा। तो एज ए टीचर मैं आपको पहले ब्रीफ नॉलेज हर एक चीज़ की देने के बाद फिर मेन पॉइंट्स पे पहुंचूंगा। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे तरह से लर्न करने के लिए क्लास पॉइंट टू पॉइंट्स बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब पहली बात आती है क्लास कि डेरिवेटिव हमने लास्ट के चैप्टर में, लास्ट की क्लासों में डिस्कस किया कि डेरिवेटिव यह एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और विच ड्राइव इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू कहाँ से निकल के आती है? फ्रॉम एन अंडरलाइनिंग एसेट। अब बोलोगे सर ये अंडरलाइनिंग एसेट्स क्या है? बहुत सारा एसेट्स होता है, जैसे गोल्ड एक एसेट्स है, बॉन्ड्स एक एसेट्स है, शेयर्स एक एसेट्स है, डेब्ट एक एसेट्स है, कमोडिटी एसेट्स भी है, स्टॉक एसेट्स है। तो जितनी भी चीज़ें जो भी एसेट्स है, एफडी है आपका एसेट्स है, ये सब आपके एसेट्स हैं। लेकिन फिर बात आती है कि सर अंडरलाइनिंग एसेट्स क्या होता है? तो इसको समझाना आपको ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए क्लास दो चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिए। मान के चलो आप किस मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, मान के चलो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात करते हैं। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो शेयर मार्केट में पैसा तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जब आपको लगता है कि आपके पैसे की वैल्यू, मतलब आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, पर्सन को बनाना नहीं आता मुझे, मान के चलो ये कोई भी हो सकता है, आप में से कोई आस्था हो सकती है या कोई भी हो सकता है। तो एक पर्सन है, इसे मान के चलो राम मान लेते हैं। राम एक पर्सन है, ठीक है। अब राम की कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसे एक्सपेक्टेशन हो रही है कि मार्केट में अभी जो रिलायंस का शेयर है वो 500 का है और आफ्टर 3 मंथ बाद, आफ्टर 3 मंथ इसका रेट जो है 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 3 मंथ इसका रेट जो है 1000 हो जाएगा। तो इसने ये सोचा कि यार क्यों ना हम करंट में जो है इस शेयर को 500 परचेज कर लें। तो 500 में अगर उसने रिलायंस का शेयर परचेज किया तो 500 उसके रूप से जेब से चला गया और ये 500 3 महीने तक इसका पैसा फंसा रहेगा। आफ्टर 3 मंथ हो सकता है कि रिलायंस का शेयर 800 ही तक जाए। चलो तो गनीमत है कि उसका भैया कुछ तो मिला। उसे अगर लगता है कि यार 1200 चला गया तब भी उसको यार फ़ायदा हो गया। अगर मतलब 500 से ज़्यादा मिला तो उसका प्रॉफिट है, और अगर 500 से कम मिला और उसने पैसा लगा दिया है तो लॉस में चला गया। तो ऐसे में उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? वो एक्सपेक्टेशन के आधार पे वो बॉन्ड्स को या सिक्योरिटी को कुछ भी परचेज कर सकता है। मान के चलो यहीं पर अगर शेयर ना होता, हम मान के चलो कि गोल्ड की बात कर रहे हैं, उसे लगता है कि गोल्ड का रेट जो है भैया 3000 रहेगा, 30,000 पर ग्राम है, 10 ग्राम, तो 3 महीने बाद जो है वो 50,000 तोला हो जाएगा।
तो मैं तो 20,000 का फ़ायदा हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है क्लास? तो वो क्या करेगा, अब वो ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जो रिस्क को हमारे कम कर दे। ऐसे में मान के चलो हम एक स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है जहाँ से शेयर खरीदता है वो। तो अब मानते हैं कि मान चलो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। वो उसके पास जाता है, बोलता है यार कि मुझे रिलायंस के शेयर परचेज करने हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोलता है मेरे पास तो शेयर बेचता नहीं, मैं सिर्फ 2 पार्टीज़ को हम मिलाते हैं, बिकॉज शेयर स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडिएटरीज है, वो सेल परचेज तो नहीं करता, क्योंकि वो ये बायर हो रहा है यहाँ पर, तो सेलर कोई और होगा। तो बोला क्या ठीक है मेरे पास तो नहीं है भाई। लेकिन एक तीसरा आदमी होता है जिसको अपना एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर में अगर रिलायंस का शेयर बढ़ेगा तो मैं सेल कर दूंगा। ये सोचता कि फ्यूचर में रिलायंस का शेयर घटेगा बढ़ेगा तो मैं खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा किस रेट पे? 500 रेट पे। और वो 500 से ज़्यादा जाने में बेचने को तैयार है, मान के चलो, ध्यान समझना। तो मान के चलो एक दूसरा पर्सन है जिसे बी पर्सन कहते हैं, वो क्या करना है, उसे सेल करना है। तो ये बी पर्सन सेल करेगा, मतलब यहाँ पर ये है कि उसने मान के चलो कभी भी खरीदा होगा 500 रुपये में, 200 रुपये में, उसे लगता है कि भैया 500 से ऊपर जाएगा, 1000 जाएगा, 800 में जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बात अभी हम फिनिश करते हैं, हम सिर्फ बताते हैं कि अब ये बोलता है कि ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोलता है राम को कि ठीक है मैं आपको 500 रुपये के रेट से शेयर्स जो है 3 महीने बाद आपको दे दूंगा, आफ्टर 3 मंथ। तो वो क्या लिखेगा प्लस, यू हैव टू राइट, वो राम को एक बॉन्ड देगा कि यू हैव टू राइट शेयर, यू हैव टू राइट टू बाय शेयर आफ्टर 3 मंथ, एट ₹500। ठीक है, मैं आपको 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ, मैं आपको 500 रुपये पर रिलायंस का शेयर सेल करूंगा, लेकिन इसके पास नहीं है, ठीक है। मतलब इसने भी पैसा नहीं लगाया, इसने भी पैसा नहीं लगाया। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ठीक है मैं इंटाइटल करता हूँ आपको मैं शेयर्स कहीं से ला के दे दूँगा, 500 रुपये में शेयर दूंगा, जो आज की डेट में हमारा तुम्हारा फिक्स हो रहा है निगोशिएशन। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट हो गया, अब राम तो बहुत खुश हो गया कि चलो यार मुझे कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है, फिर भी 500 रुपये में इन 3 महीने बाद 500 में खरीदूंगा, अगर 800 हो जाएगा तब भी मेरा फ़ायदा है, 1000 हो जाएगा तब भी मेरा फ़ायदा है। तो 3 महीने बाद मैं शेयर को परचेज़ कर लूँगा और उसी टाइम में बेच दूँगा, और मेरी मर्जी है 3 महीने बाद परचेज करूं या ना करूं। तो इसमें क्योंकि इस बॉन्ड में लिखा है कि यू आर नॉट बाउंडेड, मतलब आप यू आर नॉट ऑब्लिगेशन नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं है खरीदना, आपकी मर्जी है। 3 महीने बाद अगर खरीदने आएंगे तो मैं आपको दूंगा। फिर बोलता ठीक है यार, अब बोलोगे इसमें स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा क्या हुआ? वो बोलेगा भाई ऐसा तो नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ आपसे प्रीमियम लेंगे। तो वो मान के चलो, वो बोलता है कि चलो यार 20 रुपीज़ ले लो, 20 रुपीज़ में हमारा एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। ये 20 रुपीज़ इसके पास चला गया, तो 20 रुपीज़ में क्या किया, एक पेपर दिया इसने, ये इसके पास पेपर आ गया। अब इस पेपर की वैल्यू कितनी है, करंट में तो 20 रुपीज़ के बराबर है, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव होगी, शेयर मार्केट में। अगर शेयर मार्केट में रेट बढ़ जाता है तो इस पेपर की वैल्यू कितनी होगी,
20 रुपये का है, मान के चलो 10 रुपये, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो 10 रुपीज़ का है। तो 10 रुपीज़ देने के बाद अगर मार्केट में 1000 रुपये का शेयर हो जाता है तो इस पेपर की वैल्यू कितनी है? 1000 के बराबर है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि ये पेपर है। इस पेपर को बोलते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर यहीं पर आप बैंक से लेते तो आपका एफडी वाला पेपर हो जाता, एफडी हो जाता, उसे आप बोलते हैं एफडी, हमारे पास एक डेरिवेटिव है। कहने का मतलब कहीं से आपने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उस रिटर्न में आपको पेपर देता है, पेज देता है, वो पेपर आपका हो गया एग्रीमेंट। इसे ही बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पेपर की वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है? शेयर मार्केट से ड्राइव हो रही है। अच्छा, अब देखो क्लास, मुझे क्या बताना था। मान के चलो 500 रुपये है था वैल्यू, 2 महीने बाद 580 हो गया, 4 महीने बाद 600 हो गया, मतलब 2 महीने बाद 600 हो गया, 3 महीने बाद जो है जाते जाते 900 हो गया, फिर 1000 हो गया। तो ये क्या है? क्योंकि जैसे 500 पर तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई, वो नहीं खरीदेगा भाई, मुझे नहीं परचेज करना है। लेकिन जैसे ही 580 रुपये पे जाएगा, सोचेगा मैं खरीद लूँ। क्यों? क्योंकि उसने तो सिर्फ 20 रुपीज़ दिया हुआ है, 20 रुपीज़ दिया हुआ है, तो बोला कि तभी हमारा 60 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बोला ठीक है, मुझे अपना मेरा शेयर दो। ठीक है, अगर वो 600 में जाता है तो उसको कितने का फ़ायदा होगा? 500 माइनस 600 प्लस माइनस कर दीजिए 100 रुपीज़, तो 90 रुपये का फ़ायदा हो रहा है नहीं? यस, 90 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर उसको 70 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये पेपर की वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है? यहाँ से ड्राइव हो रही है। और ये जो लाइन है इसे ही बोलते हैं अंडरलाइनिंग एसेट्स। अच्छा, अब बोलेंगे सर अंडरलाइनिंग एसेट्स बोलिए, एसेट्स में क्या है? तो अभी हमने यहाँ पर शेयर मार्केट की बात किया, तो यहाँ पे शेयर्स आ गया। अगर मैं यही गोल्ड का कारोबार करता तो गोल्ड मार्केट हो जाता, गोल्ड एसेट हो जाता। अगर मैं यहाँ पर एक एफडी की बात करता, यानी कि बॉन्ड्स की बात करता, तो ये बॉन्ड्स एसेट हो जाता। अगर मैं गोल्ड की बात करता तो कमोडिटी एसेट हो जाता। तो यानी कि जिस चीज़ का भी जिससे ड्राइव हो रहा है, जिससे वैल्यू ड्राइव हो रही है, कमोडिटी मार्केट में है या गुड्स मार्केट में है, कहाँ जहाँ से वैल्यू ड्राइव हो रही है उसे बोलेंगे डेरिवेटिव। तो ये जो अंडरलाइनिंग है, जहाँ से बढ़ रहा है ये घट रहा है, ठीक है, या हो सकता है 580 या फिर डाउन हो गया, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो ये जो हमने बनाते जाते हैं ग्राफ, ये जो लाइन बनाते हैं, ये अंडरलाइनिंग एसेट्स हो गया। अब 2 चीज़ें क्लास अब ध्यान से समझना है आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मेन डिफिनेशन पे आते हैं कि डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके, विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइनिंग एसेट्स। अंडरलाइनिंग एसेट्स कौन कौन से हैं? अंडरलाइनिंग एसेट मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स। आप डिबेंचर में पैसा लगा रहे हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आप बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, आप कमोडिटी में पैसा लगा रहे हैं, या आप करेंसी में भी पैसा लगाते हैं। कैसे करेंसी में? मैं बोलता हूँ भैया 2 महीने बाद डॉलर का रेट जो है 100 रुपये हो जाएगा, अभी 72 रुपीज़ है। हमने क्या किया? डॉलर परचेज कर लिया। डॉलर की जो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं वो हो गया आपका करेंसी। स्टॉक इंडेक्स। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अंडरलाइनिंग एसेट्स में ये सारे एसेट्स और भी आ सकते हैं, ये अंडरलाइनिंग एसेट कहलाते हैं। अब देखो, अब मुझे ये बताना है क्लास कि ये डेरिवेटिव होता है, ये हमें 3 तरह से, वी विल डिस्कस डेरिवेटिव इन 3 पार्ट्स। एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट,
तीसरा होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारी चीज़ें यहीं से निकल के आएगी। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे कि वो लेता परचेज करेगा कि नहीं करेगा, ये सेल करेगा कि नहीं करेगा, उसके पास ऑप्शंस है। इसका लॉस हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करते हैं। तो अब हम आपको पढ़ाते हैं पहले क्लास फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, बशर्ते आपको माइंड को एक जेन्युइन तरीके से सोचिए कि एज आप सट्टा मार्केट में सट्टा लगाते हैं, या आप गेम मार्केट खेलते हैं, या बहुत बार आप भी ये चीज़ें करते हैं। ठीक है क्लास, तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव्स, तो अभी हम क्लास चलते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड लिखें, यहाँ पढ़ते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, व्हाट आर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप कि फॉरवर्ड में आमने सामने कह लीजिए यार, आमने सामने, जिसमें कोई और पार्टी इंक्लूड नहीं है, ओनली टू पार्टी है। मान के चलो हम और आप हैं, या कोई टू पर्सन ले लीजिए। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो क्लास एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। चलो यहाँ पर लेते हैं कि एक रवि है और दूसरा राम है। ठीक है, एक रवि है एक राम है, दो पार्टीज हैं। ये दोनों पार्टी आपस में अलग अलग ओपिनियन है मार्केट के बारे में। इसको अलग नॉलेज है, इसको अलग नॉलेज है। कोई भी मार्केट हो सकती है, गोल्ड मार्केट हो सकती है, कमोडिटी मार्केट हो सकती है, शेयर मार्केट होती है, कोई भी मार्केट ले लीजिए आप। ठीक है, अब हम लेता हूँ गोल्ड मार्केट। ठीक है, गोल्ड मार्केट में हमने कहा कि करंट में जो है, ठीक है, करंट में जो गोल्ड का प्राइस है 30,000 पर 10 ग्राम है। 30,000 पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट चल रहा है। ठीक है, रवि बोलता है कि मार्केट में ये रेट बढ़ेगा, मार्केट में रेट बढ़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में रेट इंक्रीज होगा, और ये पर्सन बोलता है कि नहीं, मार्केट रेट जो है फॉल होगा। दो पर्सन आ गए, एक बोलता कि फॉल होगा, एक बोलता कि डाउन होगा। ठीक है, आपस में शर्त लग गई, भाई यार शर्त लगा ले भाई, डाउन होगा, बोलता नहीं फॉल होगा। हम आपस में शर्त लगा देते हैं, बोला ठीक है, अगर फॉल होगा तो जितना फॉल होगा करंट से उतना आप मुझे पे करोगे, और जितना बढ़ेगा, अगर बढ़ गया आप, जितना बढ़ेगा मैं उतना पे करूँगा। ठीक है, अब हम दोनों क्या करेंगे, आपस में एक निगोशिएशन करेंगे, हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे कॉन्ट्रैक्ट डेट बोल गए। आज हम दोनों ये वादा करते हैं कि दोनों की तरफ से रिटर्न होगा कि ठीक है, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जब अगर 3 महीने बाद सेटलमेंट डेट आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, 3 महीने बाद अगर रेट, गोल्ड का रेट अगर बढ़ जाएगा तो मैं जितना बढ़ा रहेगा उतना पे करूँगा। और रवि बोलता है राम को कि ठीक है,
3 महीने बाद अगर डाउन हो जाएगा तो जितना डाउन होगा मैं आपको पे करूंगा। अब दोनों में बैटल है, बैटिंग है, और इस बैटिंग को ही हम बोलते हैं क्लास कॉन्ट्रैक्ट। हो गया। अच्छा, अब मान के चलो थोड़ा एज्यूम करते हैं क्लास कि 3000 रेट था, सडनली जो है मार्केट में 3200 हो गया। और एक बात और बता दूं, ना इसने गोल्ड खरीदा है ना इसने गोल्ड खरीदा है, ना इसके पास पैसा है ना इसके पास पैसा है। दोनों क्या कर रहे हैं, मतलब गोल्ड किसी ने खरीदा नहीं है, जस्ट एक बोली लगा रहे हैं, एक मार्केट की इमेजिनेशन कर रहे हैं और आपस में गेम खेल रहे हैं। सट्टा, आईपीएल में 2020 में कौन जीतेगा, हम बाजी लगा लेते हैं आपस में, या कौन सी पार्टी जीतेगी, यही सब सट्टा होता है। तो इसको आप सट्टेबाजी कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है 2 पार्टी जिसमें बीच में कोई नहीं होता है। तो इसमें होता है कि भाई ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो हम उस हिसाब से समझ लेंगे। 3 महीने बाद पता चला कि भैया गोल्ड का रेट तो 3200 हो गया। अब क्या राम जाके गोल्ड खरीद के इसको देगा 10 ग्राम? नहीं, बोलेगा मुझे गोल्ड तो चाहिए नहीं यार। तुम गोल्ड खरीद के दोगे, इससे अच्छा तुम मुझे 200 रुपये दे दो, क्योंकि 3000 की बात हुई थी, तो 200 रुपये राम इससे जो है 200 रुपये पे करेगा, इसने 200 प्रॉफिट ले लिया। खुदा न खास्ता मार्केट में रेट जो है 2500 हो गया, तो 2500 होने पे बोलेगा भैया अब तो मुझे 500 दे दे। मतलब ये गोल्ड है और ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इस पेपर की वैल्यू कहाँ से ड्राइव हुई? गोल्ड से। मतलब गोल्ड का रेट मार्केट में चल रहा है, आपस में हमने क्या किया, बिना गोल्ड परचेज किए, बिना हम कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किए, इस पर्सन ने 200 रुपये कमा लिया, तो इसका 200 का लॉस हो गया। और इस पर्सन ने अगर 500 कमा लिया तो इसका 500 का लॉस हो गया। मतलब यहाँ पर 2 पार्टी थी, लेकिन उसमें बीच में कोई नहीं था। जब कोई नहीं था क्लास, तो और भी इशू आ सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, राम बोलता मैं तो जीत गया भाई, मुझे पैसा चाहिए। रवि बोला राम का मोबाइल स्विच ऑफ, क्या कर लोगे, जाओ, नहीं दूंगा, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें हम अभी आपको बाद में बताते हैं। जहाँ पर सिर्फ 2 पार्टीज होती है, वहाँ पर कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होता है। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी भी मार्केट में, गोल्ड हो, कमोडिटी हो, एसेट्स हो, जहाँ पर बैटिंग होती है। जैसे अगर यहीं पर मैं बोलूँ कि एफडी का रेट 4% चल रहा है, मैं बोलता हूँ 8% जाएगा, आप बोलते हो डाउन जाएगा, तो वो स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से आप लगा लिया। अगर आप यहीं पर किसी एप्पल का रेट, हम बोलता हूँ चलो एप्पल का रेट घटेगा, एप्पल का रेट डाउन होगा, हमने सट्टा लगा लिया। यानी कि कोई भी अंडरलाइनिंग एसेट्स में, कोई भी एसेट्स को हम जब 2 पार्टी आपस में फ्यूचर और फॉरवर्ड, फ्यूचर के डेट को डिसाइड करके, करंट के प्राइस को दे करके फ्यूचर की प्राइस पे निगोशिएशन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ठीक है मैं आपको सेल करूंगा, आप मुझे बाय करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर 2 पार्टीज होती हैं, लेकिन वहां पर इंटरमीडिएटरीज नहीं होते हैं। अभी हम दोनों में डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है क्लास। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसमें कई चीज़ें आपको पढ़ना है क्लास। जैसे इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़ना है कि स्पेसिफिक अमाउंट समझ गए, फिर इसमें पढ़ना है कि स्पेसिफिक आइटम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
गोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है। फिर कहता है कि फ्यूचर प्राइस जो मुझे मिलेगा, करंट में जो फ्यूचर आएगा उसे फ्यूचर प्राइस बोलते हैं। डिलीवरी डेट क्या होती है? जिस डेट को इनका जो कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होता है वो डिलीवरी डेट होती है, जिस डेट को आपस में फाइनल फिक्स हुआ था मैच्योरिटी पीरियड पे। इतना समझ में आ गया। अब सेटलमेंट डेट होती है जिस देश को पैसा ये इसको दे देता है, ये पैसा इसको दे देता है, ये सेटलमेंट डेट होती है। ठीक है। अब ये तो रही बात फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें से कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होता। अब बात करते हैं कि मान के चलो इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये कहाँ जाएगा? ये अपनी रिकवरी करने का पैसा कि भाई कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। तो कहने के मतलब अब हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई रेगुलेशन कम है थोड़ा सा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने का चांस नहीं है वो क्या है? उस मार्केट को बोलेंगे हम फ्यूचर मार्केट। तो देखो अभी आप फ्यूचर मार्केट समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझना क्लास। फिर हम दोनों को डिफरेंस भी निकालना है आज ही, क्योंकि हम जब डिफरेंस साथ ही साथ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा आपको। चलिए मान के चलो क्लास, हम एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं कि चलो एक सेटलमेंट तो हो गया। अब आप लिखिए क्लास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा हट के होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्लास क्या होगा? मान के चलो टू पार्टीज हैं, हम उन्हीं को लेते हैं, रवि और राम को। चलो ठीक है, मान के चलो रवि है, एक तरफ राम है, ठीक है। अच्छा, रवि और राम के बीच में एक इंटरमीडिएटरीज है जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि हम अभी शेयर मार्केट का एग्जांपल लेने वाले हैं, इस करके हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कम्युनिटी स्टॉक एक्सचेंज होता है, हर तरह के स्टॉक एक्सचेंज अलग होते हैं, आपको पता है। तो हम स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हैं। अच्छा, अब ये राम है, रवि है, ये राम है। ध्यान समझना क्लास। रवि एक एक्सपेक्टेशन करता है, रवि एक्सपेक्टेशन करता है। रवि की एक्सपेक्टेशन है कि करंट में मान चलो रिलायंस है, रिलायंस में जो रेट्स है, मान के चलो रिलायंस का रेट जो है करंट में 100 रुपये चल रहा है, ओके। और इस रवि को मार्केट का एनालिस्ट है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, इसे मार्केट से पैसे अर्न करना है। तो रवि ये सोचता है कि हमें इन फ्यूचर में प्रॉफिट लेना है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अभी इसके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो क्या करेगा वो? उसको इसका शेयर भी खरीदना है, ठीक है। अब मान के चलो करंट में 100 रुपये का शेयर चल रहा है पर शेयर है। अब वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, ठीक है, और वो कहता है कि मुझे 1000 शेयर चाहिए। मान के चलो वो कहता है कि मुझे 1000 शेयर्स चाहिए, ठीक है, रिलायंस के, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में रिलायंस का शेयर्स का रेट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी तरफ है एक राम है, उसे लगता है कि इन फ्यूचर में शेयर मार्केट का जो रेट है वो डाउन जाएगा। तो जब डाउन जाएगा तो ये अपना शेयर सेल करना चाहता है। तो मान के चलो ये सेल करना चाहता है, वो भी शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के पास गया है और वो बोलता है कि ठीक है, मुझे अपना शेयर्स मैं सेल करूँगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना क्लास। ना तो शेयर इसके पास है, ना तो शेयर्स इसके पास है,
किसी के पास शेयर्स नहीं है। ध्यान समझना, मतलब ना तो इसने पैसा लगाया है मार्केट में, ना तो इसने पैसा लगाया। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ रही है कि स्टॉक एक्सचेंज के पास भी शेयर्स नहीं हैं। अब बोलोगे सर ऐसा कैसा सौदा होता है? क्योंकि जैसे आपको मैंने गोल्ड में बताया कि ना तो गोल्ड उसके पास है ना तो गोल्ड उसके पास है, जस्ट एक दोनों इमेजिन करके सट्टा लगा रहे हैं। तो वैसे राम और रवि भी यहाँ पर एक सट्टेबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। राम सोच रहा है कि यार मार्केट में रिलायंस का शेयर गिरेगा, और ये सोच रहा है कि मार्केट में रिलायंस का शेयर बढ़ेगा। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज के पास हैं, ये सेल करना चाहता है, ये बाय करना चाहता है। ये सेल कहाँ से करेगा? ये बोलता है कि मैं सेल करूँगा, मैं लाके दूंगा, कहीं से खरीद के लाके दूंगा आपको, मैं सेल करूँगा। और ये कहता है कि ये खरीदूंगा मैं। अच्छा ठीक है, बोला कि ठीक है, तुम दोनों मेरे पास आ गए तो काम करो, तुम लेना चाहते हो और ये सेल करना चाहता है। तो लिखता है इसको क्लास, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया क्लास। दो चीज़ें और समझ लीजिए, ये बायर है, क्या है? ये बायर है, और ये क्या है? सेलर है। ये अपना शेयर सेल करना चाहता है, ये अपना शेयर बाय करना चाहता है। जब इसे लगता है कि मेरे शेयर का रेट डाउन होने वाला है, 500 रुपये से कम डाउन, 100 रुपये से डाउन जाएगा, तब तो यार मैं बेच दूंगा, यार मैं लॉस हो, मतलब मैं बेच दूंगा। ये कहता है कि 100 रुपये से ज़्यादा होगा तो मैं खरीदूंगा। ठीक है, 100 रुपये की बात हो गया। अब ये बायर हो गया, सेलर हो गया, लेकिन इन दोनों के पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिलायंस का 100 रुपये है। आज की डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज और रवि के बीच में, कि रवि को स्टॉक एक्सचेंज एक श्योरिटी देता है कि ठीक है, आज आप 1000 शेयर मत खरीदिए, आपके पास पैसा नहीं है। यही 1000 शेयर्स मैं आपको 3 महीने बाद, जब आफ्टर 3 मंथ बाद में आपको इस शेयर को 100 ही रुपये में आपको मैं सेल करूँगा। ठीक है, 100 रुपये में आपको मैं सेल करूँगा। ठीक है, लेकिन इसके पास है नहीं, तो इससे सौदा कर लिया कि ठीक है यार, 3 महीने बाद मैं तुम्हारा शेयर्स 100 रुपये में ले लूँगा, क्योंकि इसको उम्मीद है कि मेरे शेयर का रेट जो है डाउन जाएगा। तो डाउन जाने की वजह से ये 100 रुपये में एग्रीमेंट कर लिया देने को, कि ठीक है मैं 3 महीने बाद, और इसने एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ेगा, तो इसने 100 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 महीने बाद में खरीदूँगा। ठीक है, अब इसके पास भी पेपर आ गया, इसके पास भी पेपर आ गया। क्लियर हुआ? तो इसके पास भी एक डेरिवेटिव है, इसके पास भी डेरिवेटिव है। ये सेलर है, ये बायर है। उस डेरिवेटिव पे क्या लिखा रहेगा क्लास? थोड़ा समझ लीजिए। उस डेरिवेटिव पे लिखा रहेगा राम या रवि, यू हैव राइट टू बाय, you have right to buy, you have right to buy share at ₹100। ठीक है, 100 में खरीदने को तेरी है। इसके पास लिखा गया, ठीक है, राम you have to sell, you have to write to sell at ₹100 में। ये कहता है कि अगर 100 रुपये रेट तुम्हारा डाउन जाता है तभी मैं तुम्हें 100 रुपये में खरीदूंगा। ये कहता है कि अगर रेट बढ़ता है तभी मैं तुमको 100 रुपये में सेल करूंगा। ये दोनों की साइड से क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस डेट को? आफ्टर 3 मंथ शेयर एट आफ्टर 3 मंथ एट आफ्टर 3 मंथ। क्लियर हुआ? अच्छा, तो क्लास 2 चीज़ें देखो कि जब ये जो बायर होता है उसको बोलते हैं क्लास
लॉन्ग पोजीशन, क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। और जो, ठीक है, और इसको बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन होती है बायर की साइड से और शॉर्ट पोजीशन होती है सेलर की साइड से। अच्छा, इसको भी समझ लेना। और इसी को और भी कुछ कहा जाता है, इसे बोलता है प्लस, यहाँ देखिए, यहाँ कहता है ऑप्शन, इसके पास है, हालांकि ऑप्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब देखो क्लास, इसकी मर्जी है ये बाई करे या ना करे। अगर रेट डाउन बढ़ जाता है, अगर रिलायंस का शेयर 100 रुपये से बढ़ जाता है तब तो ये बाई करेगा, अदरवाइज बाय नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन अगर रेट 100 रुपये से कम हो जाता है तो क्या होगा, ये सेल करेगा। ये कहता है कि 100 रुपये से बढ़ेगा तो मैं सेल कर दूंगा, लेकिन 100 रुपये से कम हुआ, रेट डाउन आता है तो ये खरीदेगा नहीं, ये खरीदेगा नहीं 100 रुपये से, तो ये बेचेगा नहीं। क्लियर है। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज सोचेगा मेरे तो कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक प्रीमियम रखेगा। ये मान के चलो इसने 10 रुपया प्रीमियम रख दिया और ये 10 रुपये किसके पास गया, इसके पास गया। ये 10 रुपये इसके पास चला जाएगा, वो कुछ नहीं रखेगा। बोलो सर इसमें इसको क्या मिलेगा, इसको हम बाद में बताएंगे कि क्या मिलता है स्टॉक एक्सचेंज को। बेसिकली होता क्या है कि ये 10 रुपये राम को गया है, ठीक है। अब देखो बात सुनो, अगर राम ने, रवि ने कुछ भी नहीं खरीदा, रवि ने मान के चलो मार्केट में रेट जो है रिलायंस का 90 रुपये हो गया, तो इसने कुछ भी नहीं खरीदा। जब ये कुछ नहीं खरीदेगा तो इसका कितना लॉस हुआ, 10 रुपये का लॉस हुआ, और इसको 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। नहीं खरीदा भाई, 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। और अगर इसका रेट बढ़ गया, 10 रुपये खरीदा तो इसका नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा होगा। अब कैसे इसको निकालेंगे, क्योंकि देखो अब हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, मान के चलो क्लास, रिलायंस का शेयर 105 रुपये हो गया। कितना हो गया, 105 रुपये हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, कि भैया आपने कहा था 100 रुपये में देने को, मुझे तो मेरा शेयर चाहिए। और कितना शेयर चाहिए, 1000 शेयर चाहिए। तो ये कॉल करेगा, इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। क्या, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किसके साइड से हुआ, बायर की साइड से कॉल ऑप्शन हुआ। किसको कॉल लगाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को, कि आप मुझे शेयर्स दीजिए। अब ये भैया क्या करेगा, इसके पास तो शेयर्स है नहीं, ये इसको फ़ोन लगाएगा राम को, राम भैया स्टॉक शेयर्स ला के दो, रवि के आपके पास प्रीमियम है 10 रुपये का और रिटर्न एग्रीमेंट है, आप शेयर्स ला के दो। अच्छा, राम क्या करेगा, राम का मोबाइल स्विच ऑफ। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या किया, यार तो फंस गया, बीच में होने के नाते प्रॉब्लम आ गई। दूसरी साइड से आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मार्केट में रेट डाउन हो गया तो ये 100 रुपये में बेचना चाहेगा। भाई डाउन हो गया, कुछ इससे बोला था कि जैसे डाउन जाएगा मैं बेच दूंगा, या बढ़ेगा तो बेच दूंगा, तो 100 रुपये पर खरीदने को तैयार था। अब ये खरीद तो लेगा तो बेचेगा किसको, तो ये रवि को भी फ़ोन मिलाएगा, रवि का स्विच ऑफ आ सकता है मोबाइल। प्रॉब्लम दोनों को आ सकती है, इसको लॉस होगा तो वो भाग सकता है, वो लॉस होगा तो भाग सकता है। ये तो बोला कि यार ठीक है 10 रुपया गया तो गया भैया, मोबाइल बंद कर लो। ये भी बोलेगा 10 रुपया आया गया, 10 रुपया आ गया, मोबाइल बंद कर लो यार। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, बीच में इंटरमीडिएट
बोलेगा ऐसे काम नहीं चलने वाला है। वो दोनों से क्या करेगा, मार्जिन रखवाएगा। बोलेगा ठीक है, जितने का आपने एग्रीमेंट कर रखा है, आपने 1000 शेयर लेना है और आपको 1000 शेयर बेचना था। एज्यूम करो 1000 शेयर जो है 10,000 कितने का है, 1000 को गुणा करो यार 100 रुपये से, 1000 को गुणा करो 100 रुपये से तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो गया। ठीक है, मतलब 1 लाख का कारोबार यहाँ पर कर रहे हो आप, 1 लाख का कारोबार करने का साथ कर रहे हो। तो बोला कि ठीक है यार 20% रख लीजिए। तो 20% उसने मार्जिन रखा कि 20% आपको और आपको भी 20% हमारे पास रखना पड़ेगा। कल को तुम भाग जाओ तो क्या होगा। तो अब क्या करेगा, ये इससे भी जो है 20,000 रुपये रखवा लेगा और इससे भी 20,000 रुपये रखवा लेगा। दोनों से 20,000 इसने रखवा लिया। इसको बोलते हैं क्लास, क्यों रखवा लिया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं तुम भाग जाओ यार, और इसको भरोसा नहीं कि भाग जाए, तो दोनों से क्या किया, एक मिनिमम मार्जिन रिक्वायर कर लिया। ठीक है, दोनों से रखवा लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा और भी समझ लीजिए, साथ के साथ मैं आपको इसी तरह बताना चाहता था क्लास। अब होगा क्या, जब दोनों से रखवा लिया इसने, मान के चलो मार्केट में 105 रुपये रेट हो गया। जब 105 रुपये रेट हो गया तो 1000 को गुणे करो 500 से, 1000 को गुणा करो 5 रुपये से, एक शेयर पे उसने 5 रुपये कमा रहा है, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 5000 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसको कितने का घाटा हुआ, भाई देखो 5000 का फ़ायदा हुआ, इसने सिर्फ 10 रुपये दिया था। यानी कि इसके पेपर का जो डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ से निकल के आई, शेयर मार्केट से निकल के आई। शेयर मार्केट में रेट बढ़ गया तो इसको 5000 का फ़ायदा हो गया। तो इसमें से 10 रुपये दिया था इसने, 4,990 रुपये का इसने मार्केट से पैसा कमा लिया। इसका नुकसान कितना हुआ, इसको सिर्फ 10 रुपये मिला हुआ था, तो इसको भी 4,490 रुपये इसका लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा, शेयर मार्केट और चला गया, बढ़ता गया और इसका लॉस होता चला गया, तो क्या बोलेगा ये, नहीं मैं नहीं दूंगा। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे सेटलमेंट डेट करता है। मान के चलो क्लास, थोड़ा सा यही समझ लीजिए। ठीक है, मान के चलो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ स्पेस आपके लिए। अगर मैं कहूँ कि मान के चलो क्लास, रिलायंस का शेयर जो है 100 रुपये था। ठीक है, 1000 आपने शेयर खरीदा, ठीक की बात करते थे, तो आपने मिनिमम मार्जिन कितना रखा, ये हम यहाँ लिखते हैं, रवि का है, ये क्या है, राम है। राम और रवि दोनों से मार्जिन रखवा लिया, कितना 20,000 और इससे भी 20,000। और आज 3 महीने बाद की बात है, मान के चलो आज तारीख क्या है क्लास, तारीख क्या है भाई, मान के चलो 2 तारीख थी आज। ठीक है, आज ठीक है 3, 4, 3, 5, 3, 6 ऐसे करते करते आपको बहुत 3 महीने तक जाना है, 3 मंथ तक जाना है। अच्छा, मान के चलो क्लास क्या हुआ कि पहले मंथ ही रेट जो है 102 रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि मान के चलो 3 तारीख को 102 रुपये हो गया, 102 रुपये 3 तारीख को हो गया। तो इसने सिक्योरिटी कितनी जमा की थी रवि ने, 20,000। अब अगर मार्केट में, शेयर मार्केट में रेट 102 रुपये हो गया, तो ये तो बोलेगा कि भैया मुझे मेरा फ़ायदा हुआ है। तो इसके देखिए, लेकिन सेटलमेंट दो तो 3 महीने बाद है ना, सेटलमेंट डेट तो 3 महीने बाद है। तो दूसरे दिन ही, आज इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और दूसरे दिन ही मार्केट में शेयर का रेट 102 रुपये हो गया।
तो अब आप क्या करेंगे कि इसके खाते में यानी कि रवि के अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, 2 बढ़ गया तो 1000 को आप 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 इसमें इसकी सिक्योरिटी में ऐड हो गया। अब इसके पास टोटल सिक्योरिटी हो गई 2200 रुपये। ओके 2200 हो गई। अच्छा अब इसके सिक्योरिटी में से क्या होगा, माइनस कर देगा, -2000, तो इसके पास कितना रह जाएगा 1800 रुपये। सेटलमेंट साथ के साथ हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलो तीसरे दिन रेट जो है 101 रुपया हो गया, 101 रुपया हो गया। अब इससे इसका देखना है, 100 रुपये था, अभी भी दूसरे दिन भी कितना अर्न किया, दूसरे दिन भी राम ने कितना अर्न किया 1000 रुपये का, ठीक है। तो राम के खाते में 2200 प्लस 1000 तो 23,000 हो गया। इसके खाते में 18 कितना बचेगा क्लास, 18,000, ठीक है। 18,000 में से क्या करेगा, माइनस कर देगा 1000, तो कितने बचेगा 17,000। तो डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये अभी 3 महीने तक चलेगा ये। तो आप एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास कि लॉन्ग पोजीशन में ये क्या कह सकता है क्या, और ये समझो इसी को बोलते हैं क्लास, इसी को ही बोलते हैं डेट के वाइज जब सेटलमेंट बढ़ता जाता है, रिलायंस का रेट शेयर है, जब सेटलमेंट डेट बढ़ती जाती है तो इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। क्या बोलते हैं इसको, मार्क टू मार्केट। मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग इन दोनों की जो सिक्योरिटीज है, जो मार्जिन है, उसमें मार्क करते जाते हैं और फाइनली सेटलमेंट लास्ट डे तक हो जाता है। क्योंकि अगर मान के चलो पूरे शेयर पे अगर 20,000 रुपये कमाया तो 20,000 तो इसके पास देने के लिए था ही, ठीक है। और ये उतना मार्जिन रखता है कि इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, दोनों में सट्टा खिला रहा है। पैसा, दोनों का पैसा यहाँ हो गया और दोनों ने शेयर परचेज कर लिया, एक खरीद रहा है, बेच रहा है, सट्टा लगा रहा है। किसी ने शेयर नहीं खरीदा है, शेयर्स किसी ने खरीदा नहीं, शेयर का रेट घट बढ़ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ने दोनों को डेरिवेटिव बेच रखा है, बॉन्ड्स बेच रखा है और इसी पे बैटिंग हो जा रही है, ठीक है। अब मुझे 2 चीज़ें और समझाना है क्लास आपको। एक तो मार्क टू मार्क समझ गए आप, दूसरा आप समझ गए लॉन्ग पोजीशन समझ गए और शॉर्ट पोजीशन समझ गए। यहाँ पर बायर कौन है, जो बायर होगा वो कॉल ऑप्शन होता है, जो सेलर होता है, ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे, पुट ऑप्शन भी कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके समझाएंगे। अच्छा अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं क्लास कि डिफरेंस कर सकते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के लिए आपको कई चीज़ें पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस क्लास हम एक बार नोट करते जाते हैं और आपको मैं फिर से समझाते जाता हूं। तो ये तो था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये चलता जाता है, चलता जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है कि एक इंटरमीडिएटरीज है जो दोनों पार्टीज के साथ आपस में बैलेंस करके रखता है। अच्छा अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर फ्रॉड होने के चांस हैं, डिफ़ॉल्ट होने का चांस है नहीं है, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट है। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, कोई मार्जिन नहीं था। ओके, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चांस थे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है एक ही साथ एकमुलेट होके जाती है कि भैया 30,000 का गोल्ड था, अगर 32 हो गया तो 2,000 आ गया। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है क्या होती है, वो मार्क टू मार्क है, एक एक दिन की वैल्यू जुड़ती जाती है।
ठीक है। यहाँ पर रिस्क से बचने के लिए हेजिंग करता है। हेजिंग क्या होता है? जब आदमी रिस्क से बचने के लिए सोचता है कि यार लगाना है कि नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन है। यहाँ पर नॉर्मल है, दो पार्टीज हैं आपस में, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन है। अब हम पॉइंटों को एक बार लिख करके फिर आपको समझा देते हैं क्लास। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं दो चीज़ें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे समझना है ये आप समझ गए होंगे। हमें इसे सिर्फ अलग अलग डिफरेंस कर देना है बस। तो डिफरेंस के लिए मैं उम्मीद करता हूँ क्लास कि आप जो है एटलीस्ट 6-7 डिफरेंस तो पता चली गया होगा। तो मैं डिफरेंस तो आपकी बुक्स में भी है लेकिन बड़ा शॉर्टकट है। तो मैं क्या करता हूँ क्लास, एक हम काम करते हैं, मैं आपको बोलते जाता हूँ या लिखते जाते हैं, आप भी नोट करते जाना। पहले पास है कि देखो क्लास, ओवर द काउंटर पहला है, यहाँ है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब होता है क्या? ओवर द काउंटर आप सुने होंगे तो इसका डिफिनेशन होता है आमने सामने। तो ये जो फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर काउंटेड है। और ये क्या है क्लास? इसको बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज है जो कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल है। इसमें इंटरमीडिएटरीज होता है मतलब टू पार्टीज के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ओनली टू पार्टीज होती हैं, ठीक है, ठीक है। ये टू पार्टीज है, यहाँ पर इंटरमीडिएट कोई नहीं है। यहाँ पर टू पार्टीज में स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। ए और बी के बीच में स्टॉक एक्सचेंज होता है। दूसरा यहाँ पर लिखना है क्लास, इंफॉर्मेशन क्या है? सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, नॉलेज ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को जानते हैं, ईच अदर नोइंग, नॉलेज है कि एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मतलब नो नॉलेज, KNOWLEDG लिख लेना बेटा जी। यहाँ पर नो नॉलेज है। तो यहाँ पर आप किसी की पार्टी को नहीं जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज किससे आपका सट्टा खिला रहा है, किससे आपको इंटरलिंक कर रहा है, उससे मतलब नहीं है आपको। यहाँ पर ये पता था कि आपको इससे पैसे लेना है, इसको पैसे देना है, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं पता आपको कि वो किस पर्सन से हमारा शेयर परचेज करके देगा। आप बाय करने जाएंगे, उसके लिए दूसरे पर्सन को कॉल करेगा कि आप बेचिए, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पर आप उस पर्सन को नहीं जानते जो सेल कर रहा है, या उस पर्सन से नहीं जानते जो आपका पेमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इस पर्सन से पता है कि आप यहाँ पर पेमेंट इन्हीं पर्सन से लेना है। अगला है क्लास कि यहाँ पर मार्जिन है, यहाँ पर मार्जिन, यहाँ तो मार्जिन नो मार्जिन, नो मार्जिन, यहाँ पर क्या है? मार्जिन रखना पड़ता है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओके, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। और डिफरेंट जुड़ी यार, डिफॉल्ट, यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क है, बोलेगा नहीं देता, जो करना कर लो। यहाँ पर क्या होगा? डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, नो डिफॉल्ट रिस्क, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको पे कर रही है एजेंसी। और बताइए, यहाँ पर मार्क टू मार्केट है, यहाँ पर मार्क टू मार्केट है, मतलब पर डे आपका एसेट्स आपके अकाउंट में, आपका जो अकाउंट बनता है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएंगे तो आपका एक अकाउंट बनता है,
ठीक है। तो उस अकाउंट में आपका पर डे मार्क टू मार्क हो रहा है, और जब चाहें आप अपने ब्रोकर को बोल करके कि भैया अब नहीं खेलना सट्टा, जितना बचा उतना दे दे भाई, इसके बाद हम नहीं खेलेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन ऐसा करेंगे, कर सकते कि नहीं कर सकते ये बात की बात है, लेकिन आप जब चाहें अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। इसमें कोई मार्जिन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें मार्जिन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है बेटा जी, ये लो लिक्विडिटी है, ये लो लिक्विडिटी है, यहाँ पर हाई लिक्विडिटी है, ठीक है, ये हाई लिक्विडिटी है, ये लो लिक्विडिटी है। अगली बात करते हैं क्लास कि यहाँ पर रूल रेगुलेशन नॉर्मल है, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन रूल रेगुलेशन है। क्योंकि आप एज ए ब्रोकिंग करना चाहते हैं, आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपना रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ये लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें और क्या कर सकते हैं भाई, ढूंढिए क्लास प्लीज़। 2-4 डिफरेंस और है। ओके, तो मेनली क्लास आप अपने बुक्स में भी देख लेना कि कितने डिफरेंस हैं। मैं एक समराइज दे रहा हूँ क्लास। ओवर काउंटर, नो ओवर काउंटिंग, इंटरमीडिएट होता है इसमें नॉलेज नहीं होती, इसमें नो नॉलेज, इसमें नॉलेज, स्टैंडर्डाइजेशन, नो स्टैंडर्डाइजेशन, नो डिफ़ॉल्ट, हाई लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी, और मार्क टू मार्केट। यहाँ पर एक्युमुलेशन होता है। एक्युमुलेशन का मतलब होता है कि एक ही बार में पूरा पैसा मिल जाता है, हुआ या नहीं हुआ। एक सेटलमेंट डेट होती है, लेकिन यहाँ पर डे डेली लिमिट्स, आपकी बुक में डेली लिमिट्स, डेली जो है अकाउंट में आपके ऐड होता जाता है। तो क्लास ये था आपका फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा क्लास लंबी हो गई है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लास डेरिवेटिव क्या होता है। और 2 तरह के डेरिवेटिव हैं, जो कि फ्यूचर डेरिवेटिव और फॉरवर्ड डेरिवेटिव। फ्यूचर डेरिवेटिव जो होता है वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, और फॉरवर्ड डेरिवेटिव स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अब याद रखना, इसी तरह से हम यहाँ पर शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। आप कमोडिटी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, गुड्स मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कोई भी बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं आप, तो एज इट इज चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे क्लास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 2 तरीके से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम कल पढ़ाएंगे आपको ऑप्शंस मार्केट। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, और प्लीज़ कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू क्लास, प्लीज़ नोट डाउन।